वेलकम बैक टू सेहत 24/7 और हम बात कर रहे हैं हेयर फॉल के ऊपर। और डॉक्टर अली, यू वर टेलिंग अस कि इसके लिए कौन सी ऐसी एप्लीकेबल चीज़ें हैं जो लगाने से ये हेयर फॉल बेटर हो सकता है या रुक सकता है। खाने में तो जिस तरह वो भी बातें हो रही थी कि जी अपना कोई सप्लीमेंट्स वगैरह ले लें उसके अंदर, मगर हम ज़्यादा डॉक्टर्स वुड ऑलवेज रिकमेंड ऑफ ए मेडिकल कंपनी। रिमेंबर, ठीक, हम कभी दूसरी जो और मार्केट के ब्रांड्स हैं हम किसी को इंटरनेशनल ब्रांड क्या अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं इस वक्त, हम बिल्कुल डॉक्टर कभी नहीं को रिकमेंड करेगा उसमें। जैसे उन्होंने अभी टेलीफोन पर भी जिक्र किया कि हमने एपीवाइट है, वो एक मेडिकल ब्रांड है, बिल्कुल हम उसको मैं खुद रिकमेंड करता हूँ कि ऐसी चीज़ें कि जो मेडिकली टाइम टेस्टेड FDA प्रूवन चीज़ें फार्मास्यूटिकल कंपनी जो लॉन्च करती है, हमें उनको प्रमोट करना चाहिए रादर देन कि जो दूसरे हैं। फिर इसी में मैं लोकल एप्लीकेशन के अंदर मैं कहना चाहूँगा कि जो मोनोक्सिडिल स्प्रे आता है 5% विद डिफरेंट नेम्स इन द मार्केट, मोनोक्सिडिल 5%, दिस इज़ अ वेरी गुड स्प्रे। ये है कि जो हेयर की ग्रोथ को करता है और 6 मंथ्स एटलीस्ट आपको ये एटलीस्ट स्प्रे करना है ट्वाइस डेली। अगर सेंटर से आपके बाल गायब हो रहे हैं तो सुबह शाम पूरे सर में वो स्प्रे करें ट्वाइस डेली। इससे 6 मंथ्स में एटलीस्ट आपकी ग्रोथ आ जाती है, जितनी बालों की आनी है वो ग्रोथ आ जाएगी उसके अंदर। ठीक है, अभी टाइम क्योंकि प्रोग्राम को थोड़ा कम है तो मैं उस पर ज़रूर बात करना चाहूँगी कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनके लिए लेज़र इस्तेमाल तो की जाती है पर वैसे करनी नहीं चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा सा आप बताइए। ये तो बड़ा ही एक मतलब आई ओपनर आपने लोगों के लिए खोल दिया एकदम। उसमें इस तरह है जी कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं, अच्छा कि आपने इसको टच कर लिया इस चीज़ को, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं कि जो हमारे डॉक्टर हजरात भी कर रहे हैं और जिसको बहुत हाईलाइट किया जाता है, लोग अपने मीडिया के थ्रू भी आके कहते हैं। तो यहाँ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि लेज़र किन चीज़ों के लिए नहीं है मगर लोग करते हैं। जी हाँ, जिस तरह सबसे कॉमन सबसे पहली चीज़ पिगमेंटेशन के लिए। पिगमेंटेशन हम कहते हैं मलाज़मा, अपनी ज़बान में मलाज़मा कहते हैं छाइयों के लिए, काली छाइयाँ जो पड़ जाती हैं, या अगर छाई भी नहीं है बॉडी पे कहीं पर पिगमेंट आ गया है और छाई की नुमा का है या डार्क है लाइट है, उस पे जो लेज़र लोग करते हैं पिगमेंट दूर करने के लिए, तो कतई ऐसा कोई लेज़र नहीं है। पहली बात याद रखें, अगर कोई करा भी रहे तो आज ही स्टॉप कर दें, उस लेज़र का कोई फ़ायदा नहीं होना। कोई लेज़र छाई पिगमेंटेशन मलाज़मा के लिए कतई नहीं है, मेलानोसिस वगैरह के लिए। सेकेंड, आपके चेहरे पे जो एक्नी के पिट स्कार्स और मार्क्स रह जाते हैं, गड़े पड़ जाते हैं, तो उससे पहले तो एक्नी के लिए लेज़र किया जाता है। एक्नी के लिए, एक्नी किसको कहते हैं? पिंपल्स को, कील महासों को, उनके लिए कोई लेज़र नहीं है। उसके लिए डिफरेंट लाइट्स में बिठाते हैं, ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट्स वगैरह, वो भी कतई कोई काम नहीं करती हैं और कोई लेज़र नहीं है एक्नी के लिए। जो हम स्कार्स मार्क्स कह रहे हैं उनके लिए एब्लेटिव लेज़र्स के अंदर चीज़ आती है, मगर हमारी स्किन्स के अंदर वो भी इतना अच्छा इफेक्ट नहीं उसका आता। इससे स्कार्स वगैरह भी कोई लेज़र दूर नहीं कर सकती। बहुत मतलब कि कोई ऐसा रिज़ल्ट नहीं आएगा कि जो आपने लाख रुपया लगा दिया और एंड पे आप कहोगे कि वहीं की वहीं चीज़ है, या 19-20 का फ़र्क है। फिर ओपन पोर्स के लिए किया जाता है। लोग अक्सर कहते हैं जी ओपन पोर्स हैं, इसके लिए ओपन पोर एक डिज़ीज़ नहीं है, इट इज़ अ टाइप ऑफ स्किन कि जो रहेगी। इसके लिए ना कोई लेज़र है, ना कोई माइक्रोपील है, ना कोई माइक्रोडर्माब्रेशन है, कोई चीज़ नहीं है कि जो ओपन पोर्स को ठीक करेगी। इसे कतई प्लीज़ इन चीज़ों की तरफ मत जाएं, वो मत आप आके कराएं। फिर आपके जो पिट स्कार्स रह जाते हैं आपके चिकन पॉक्स के, उनके लिए लोग लेज़र करते हैं, वो भी नहीं है। पेरीऑकुलर मेलानोसिस, आईज़ के राउंड जो हल्के पड़ जाते हैं काले, उनके लिए लोग लेज़र करते हैं, कोई लेज़र नहीं है उस चीज़ के लिए, जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे। स्किन रिजुविनेशन के लिए बहुत कॉमनली लोग कराते हैं, लाइक जो झुर्रियाँ पड़ जानी है चेहरे पे, उसके लिए जाके लेज़र कराते हैं। आजकल कॉमनली ये थर्माज, रेडियो फ्रिक्वेंसी लेज़र्स आई हुई हैं कि जो वक्ती तौर पे वो क्या करेंगे, अडीमा दे देती हैं फेस के ऊपर। वक्ती तौर पे अगर किसी के झुर्रियाँ पर सोजन सी हो जाएगी, हल्का सा आपकी वहाँ पर एक अडीमा से लाइन, स्किन जो है स्ट्रेच हो जाएगी, फाइन लाइन स्ट्रेच, मगर थोड़े कुछ अरसे के बाद वो ख़त्म हो जाता है। इससे कतई लेज़र प्रॉपरली कतई नहीं है इस चीज़ के लिए भी। लास्ट कॉलर को अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। उससे पहले एक बताना चाहूँगा स्ट्रेच मार्क्स के लिए, जो फीमेल्स को आफ्टर प्रेगनेंसीज, डिलीवरीज पेट पे या जिस्म पे पड़ जाएँ, कोई लेज़र नहीं है स्ट्रेच मार्क के लिए। प्लीज़, बहुत लोग उसके लिए भी कर रहे हैं, उसके लिए भी कोई लेज़र नहीं है। जी, कॉल ले लेते हैं। हेलो, ये ड्रॉप हो गई है जी, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। और इसके अलावा कौन सी कंडीशन है जिनमें लेज़र यूज़ नहीं करनी चाहिए? हाँ जी, अब जैसे मैं स्ट्रेच मार्क्स की बात कर रहा था कि स्ट्रेच मार्क्स के लिए कोई लेज़र नहीं है। लोग आजकल लेटेस्ट एक और आया कि बालों की ग्रोथ के लिए लेज़र, के बाल उगाने के लिए, सर के लिए लेज़र, एक वो कंगा सा पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि लेज़र है कि जो बालों की ग्रोथ को करेगा। कतई उसके लिए लेज़र नहीं है।
स्किन को आपके कलर कम्प्लेक्शन साफ़ करने के लिए। इसके लिए भी कोई लेज़र नहीं? कोई लेज़र नहीं है कम्प्लेक्शन साफ़ करने के लिए। और यहीं आपको टच भी मैं साथ ही बता दूं कि उसके माइक्रोडर्माब्रेशन भी कलर को साफ़ नहीं करती, पिगमेंटेशन को दूर नहीं करती, सिर्फ उसने स्किन की 5 जो ऊपर की तह है, उसकी जो 5वीं लेयर है जो डेड स्किन है, सिर्फ उसको उतारना होता है ऊपर से, वो भी वक्ती तौर के लिए। और जितने आपके फेशियल्स होते हैं, आपके जितने आप ब्यूटी पार्लर्स पे जाएं, जो फेशियल्स पार्लर्स वगैरह में तो आई थिंक कतई तौर पे नहीं करानी चाहिए जाके ऐसे कोई भी प्रोसीजर्स। कोई भी प्रोसीजर पार्लर्स में तो है ही नहीं। डॉक्टर भी अगर कर रहे हैं तो उनको देख के सोच समझ के करें कि इनका क्या इफेक्ट है, मरीज़ को पूरा बताएं पहले कि जी इसका इतना इफेक्ट आएगा, इतना नहीं आएगा, ताकि मरीज़ की मर्जी है कराने कराए नहीं कराना। That has been very informative interaction with you, Dr. Ali. Thank you so much for coming to Sehat 24/7. Viewers, आज आपने डिस्कशन सुनी है लेज़र के ऊपर और पता चला होगा आपको कि किन कंडीशंस में जो लेज़र है वो करानी चाहिए और स्पेशली किन कंडीशंस में नहीं करानी चाहिए। तो कीप ऑल दोज थिंग्स इन योर माइंड जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं, और ये ज़रूर एक दफ़ा इस पर गौर कर लें कि आप जिसके पास जा रहे हैं वो कोई अताई डॉक्टर है या कोई क्वैक तो नहीं है, उसको स्पेशलिस्ट होना चाहिए, उस चीज़ की स्किल उसके पास होनी चाहिए। बिकॉज़ ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब हम किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो इतनी अवेयरनेस हमारे पास भी होनी चाहिए कि हम देख सकें कि अगला डॉक्टर जो है वो किस हद तक ये काम करने का कैपेबल है कि नहीं है। सो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बहुत अपना ख्याल रखें और तब तक अल्लाह हाफ़िज़। सी यू अगेन।